नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम बैठे हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ, एक ऐसे पूर्व विधायक के साथ, जिनके बारे में हम क्या बोले क्या ना बोले। मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के मरे हुए बहुत साल हो गए, लेकिन हम यही सोचते थे कि कर्पूरी ठाकुर के विरासत को जिंदा किए हुए अगर बिहार में कोई अगर नेता है तो जो हम जिनके साथ बैठे हैं, भाई दिनेश जी। इनसे आज हम राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, वर्तमान आने वाले विधानसभा चुनाव को भी लेकर चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा देखें। सर, पहले आपको नमस्कार। चलिए आपको। सर, आप इतना सादगीपूर्ण इस आधुनिक चमक दमक की दुनिया में आपको हम जब से देखे हैं, जब से हम आपको अपने आंखों से गुजरते हुए देखे हैं, तो आप हमेशा एक सादगी, एक झोला और ये पैजामा, इस तरह का, मतलब आप मतलब ऐसा सादगीपूर्ण जीवन का क्या महत्व है? ना सादगी में सादगी का क्या अर्थ है? हम लोग का मनुष्य को पहनने का वस्त्र चाहिए, साफ सुथरा वस्त्र चाहिए, और क्या चाहिए? और वस्त्र पहने हैं, साफ सुथरा है, तो आदमी को मूल रूप से वस्त्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बस यही आदमी का मूल उद्देश्य है। रोटी कपड़ा मकान आदमी का जीवन का शैली है। तो खाना में हम केवल होटल में खाएंगे या बड़े बड़े होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाएंगे, थोड़े कहीं भी खाना, दाल चावल रोटी कहीं भी अच्छा से मिल जाए वही खाना है। वस्त्र है, कोई भी कपड़ा अच्छा से साफ सुथरा हो पहने, वस्त्र है। हम देखते हैं सर आपको कि गांव गिरान, कभी शहर का नहीं महसूस करते हैं। लगता है कि आप किसी गांव के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। आप पूर्व विधायक भी रहे, 5 साल विधायक भी रहे। आप पूरा आज के विधानसभा में भी गए, जहां आज एक विधायक कोई नया जीत जाता है तो हाथ में मोबाइल, हाथ में ये बहुत सारा अपना लिबास बदल देता है, लेकिन आपने इतने सालों में भी अभी तक नहीं बदल पाया। हर आदमी का अपना रहने सहन का अलग अलग ढंग है। हम लोग तो गांव से निकले हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, और मूल रूप से हम लोग गृहस्थ घर से निकले हैं और गृहस्थ का पुत्र है। तो हमने किसानी का और किसान का जो स्थिति है, हमने देखने का काम किया कि गांव गरीब किसान में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। उसके लिए हमने शुरुआत से, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, हमने शुरुआती दौर से ही हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि गांव गरीब किसान का उत्थान हो। जब तक गांव गरीब किसान का उत्थान नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, उन्हें कहा करते थे कि गांव देश की खुशहाली खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जब तक खेत खलिहान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। आज हम कितना भी आज देश के अंदर चमक दमक देख रहे हैं, लेकिन आज भी गांव गरीब किसान मायूस हैं। इसलिए आज देश के अंदर आप देख रहे हैं चमक दमक ठीक है, लेकिन देश पर कितना कर्ज मढ़ाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार, जब सरकार इनकी नहीं थी, तो उन्होंने कह रहे थे कि जिस देश का रुपया का मूल्य गिर जाए, इसका मतलब कि वह वहाँ का प्रधानमंत्री का गिरावट आ गया। अब इनके राज में जब से ये 10 बरिस 12वां बरिस 11वां बरिस में प्रवेश किए, लगातार मूल्य गिर रहा है और इनके दोगुना तिगुना देश पर कर्ज हो गया। लेकिन आज भी जिस तरीके उनका रहन सहन है, वह बनावटी गांधी बनना चाहते हैं। बनावटी कोई गांधी, बनावटी कोई कर्पूरी ठाकुर नहीं हो सकता। कर्पूरी ठाकुर का जो आपने नाम लिया, जिन्होंने पूरे जीवन सादगी जीवन जिया और पूरे जीवन उन्होंने एक मिसाल कायम किया कि उनकी आज तो जाति की बात, जो हर राजनीति में जाति की होती है कि किसकी जाति कितना संख्या है। पूरे बिहार में कर्पूरी ठाकुर के अगर जाति को इकट्ठा कर दिया जाए
तो मुखिया भी नहीं बन सकते। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के आचरण, विचार, व्यवहार, उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए उनको बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, विपक्ष का नेता बनाया। जब तक जहाँ से वो लड़े वहाँ पर लगातार वो एमएलए बनते रहे। तो उनको आज तो जयंती सब लोग मना रहे हैं, जीरो बन पाए। यही सब पीड़ा आपके मन में अभी तक उजल करती रहती है? लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। हम जब छात्र नेता थे उस समय हमने मजबूती से हर मंच से रखा। हम मुखिया थे, हम एमएलए थे, एमएलए भी बने तो हमने सदन में बार बार इस सवाल को रखा कि देश के अंदर फ्री कुछ नहीं चाहिए। अगर फ्री किसी को अगर जरूरत है तो वह है शिक्षा, वह है स्वास्थ्य। आज पैसा के अभाव में 30 से 40% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जाते जाते उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं पैसे के अभाव में। आज इंजीनियरिंग और डॉक्टर कौन लोग बन रहा है? जिनके पास अगर 1 करोड़ रुपया नहीं रहेगा तो वह इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो गरीब कहाँ से जाएगा? आप जो प्रतिभा का जो बात कर रहे हैं, प्रतिभा का आकलन कैसे होगा? घोड़ा अगर रेस में दौड़ा रहे हैं, रेस करना है, तो एक घोड़ा पिस्ता बादाम खा रहा है, बूट खा रहा है, और एक घोड़ा का आप सूखले घास दे रहे हैं, और दोनों को रेस में छुड़िए, कौन घोड़ा पास करेगा? जो पिस्ता बादाम खा रहा है वही पास करेगा। तो अगर रेस देखना है तो दोनों को एक समान व्यवस्था दीजिए। अगर गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, एक और आप लड़का कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, एक डिग्री के सहारे लड़का पढ़ रहा है, एक शुरू से ही एसी में पढ़ा है, एसी गाड़ी में आ रहा है, एसी गाड़ी में जा रहा है, तो कैसे प्रतिभा को उसका आकलन कीजिएगा? तो आज प्रतिभा का आकलन तब होगा जब उसको समान व्यवस्था होगा। अच्छा, तो हमारी तो सर इस झोला में क्या रखते हैं? महिलाओं की तरह जैसे नहीं, महिलाओं का झोला नहीं, ऐसे हम पूछ रहे हैं ये झोला जो सामाजिक जीवन में पहले, अब कल्चर बदल गया है। पहले जो भी लोग सामाजिक जीवन में रहते थे, झोला का मुख्य उद्देश्य है कि झोला में आप जहाँ चले तौली, गमछी, लुंगी अपना रखे, कुछ खाने का सामान रखे। उसका था कि हम लोग जहाँ चले वहीं पर रह जाते थे। अब आज के युग में गाड़ी घोड़ा सब हो गया, पहले नहीं था। तो हम लोग शुरू से ही जब हम मुखिया थे तो हम लोग गांव भ्रमण करते थे, जहाँ सांझ वहाँ बिहान। हम लोग जहाँ, तो हम लोग का सामान जो है खाने का है, हैंडबिल है, पोस्टर है, लुंगी है, गमछा है, जो भी कुछ सामान है उसमें हम लोग रख लेते थे। इसीलिए झोरा का इसका उपयोगिता है कि जो सामान है रख ले, जहाँ जाना है वहाँ रह जाना है, कब आएंगे घर पर इसका कोई जरूरी नहीं है, इसलिए झोरा का महत्व है। आप इस लिबास में चलते हैं तो अधिकारी लोग, बड़े बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी, सब क्या मतलब आप तो सोचते हैं कि ये कहाँ से कोई नेता समझता है कि कोई गांव का ग्रामीण समझता है? नेता का पहचान झोला से और गमछा से और कुर्ता से नहीं होता है। नेता की पहचान उसका नेतृत्व क्षमता से होता है, उसकी कार्यशैली से होता है, उनके अनुभव से होता है, उनके विचार और आचरण से होता है। थोड़े कि कोई भी अगर पहन ले कपड़ा तो कोई नेता हो जाएगा। खादी कुर्ता अगर कोई पहन लेगा तो थोड़े कोई नेता हो जाएगा। अच्छा, इस पर आपके बच्चे, परिवार के लोग नहीं कहते कि पापा चाहे पिताजी जो भी कहते हो कि आप थोड़ा सा अपना आज के हिसाब से? नहीं, अब आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप जिस तरह से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं आपके अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि टिकट हमको ही मिलेगा? देखिए, हम लोग राजनीति केवल चुनाव के लिए नहीं करते हैं। हमने आपको पहले, हम लोग छात्र जीवन से निकले, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक गांव पर हम लोग पढ़े, तो हम लोग भी वहाँ पर परिवर्तन की लड़ाई लड़ा, वहाँ पर विकास की लड़ाई लड़ा। हम जब कॉलेज में गए वहाँ पर भी हम लोग विश्वविद्यालय के राजनीति किए, वहाँ पर भी छात्र हित की हम लोग बात की।
मुखिया बने तो हम लोग गाँव गरीब किसान की बात किए, लड़ाई ले हम लोग 1 साल के लिए चुनाव आएगा, हम जनता ने हमें 5 साल का मौका दिया, तो 5 साल में हमने एक बहुत बड़ा लकीर खींचा, जो अभी तक उस लकीर को कोई आगे पार नहीं कर जैसे पाया। हमने लकीर खींचा कि सबसे यहाँ के इस इलाके का जो मुख्य समस्या था नहर में पानी, नहर पर चर्चा करना लोग बंद कर दिया था। पानी के छोड़िए दूर, लोग जब हम लड़ाई छेड़े तो कहे कि ये अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। नहर में पानी आएगा, बलियाओं से पानी नीचे गिरेगा, दलीपुर से पानी नीचे गिरेगा, कटरिया से नीचे पानी गिरेगा। लोगों ने हास्पद कहा। हमने कहा कि हम पानी देखना चाहते हैं नीचे। हमने मुखिया था उस समय लड़ाई लड़ा, हमने विधायक चुनाव लड़ा, हमने 1000 वोट से हारे, लेकिन हमने 5 साल लड़ाई लड़ा। और हम 2010 में जब जनता ने मुझे अपार बहुमत से एक किसान के बेटा को सदन में भेजने का काम किया, तो हमने पहले सवाल किया सदन के अंदर कि हमारे क्षेत्र में जो कटिया लाइन है, बिहिया लाइन है, लाठान रजवा, सिकरिया माइनर है, गेलपुरा रजवा है, हम उसके नारायणपुर रजवा है, बरौली माइनर है, हम उसके निचले छोर तक पानी देखना चाहते हैं। तो लोग वहाँ भी मजाक कर रहा था लोग, ये पानी की कहाँ से पानी आएगा। तो हमने लड़ाई लड़ा, हमने पदयात्रा किया, गांव-गांव में मीटिंग किया, सड़क जाम किया। 32 दिन तक हम लोग डीएम के यहाँ धरना दिए, आरा से ढेरी पैदल मार्च किए, पूरा लड़ाई लड़ा। विधानसभा हमने मुख्यमंत्री के कक्ष में बैठा, हमने कहा कि हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, मंत्री के यहाँ बैठा, सेक्रेटरी के यहाँ बैठा, अब आप ही का चेंबर बाकी है, अब आपके यहाँ बैठेंगे। तब वहीं हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वहीं से फोन लगाए। जल संसाधन के जो सचिव हैं, अभी नहीं है, बेचारे डेथ गए अरुण जी, उन्होंने कहा कि भाई दिनेश जी हमारे चेंबर में आ गए, अब लोग क्या चाहते हैं कि हमारे चेंबर में बैठे, ये हम 7 दिन के अंदर पानी जहाँ जहाँ जा पा रहे हैं, नहर का सफाई करें, चाहे जेसीबी लगा, जो भी लगा रहे जेसीबी लगा, नहर सफाई करें, पानी में। और इतिहास में पहली बार प्रधान सचिव आरा में रह करके और डीएम एसपी के साथ बैठक करके पूरे सैप के जवान के लेकर के और 40 जेसीबी लगा, पूरे नहर में सफाई हुआ और निचले स्तर तक पानी पहुंचा। ये हमारी लड़ाई की। अच्छा, अभी सर जैसे लोकसभा विधानसभा में अभी जो कई अजय यादव जी, एक राजीव रंजन जी, पिराप हैं, लोहिया जी हैं, तो आखिर किनको टिकट राजद? अब टिकट की जो स्थिति है, टिकट पार्टी तय करेगी, राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद जी तय करेंगे और बिहार के भावी मुख्यमंत्री और युवाओं के उम्मीद माननीय तेजस्वी जी तय करेंगे। टिकट उनको देना है किनको। मेरा जो काम है जन सेवा, गांव गरीब किसान का विकास, मैं जन सेवा में लगा हूँ। पार्टी का जो संदेश है, अभी जो माई बहन मान योजना के तहत माननीय तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सभी माई बहन को हम 2500 रुपया प्रति माह देंगे। उसका हम हैंडबिल घर घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बने तो हम बिहार वासियों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस हैंडबिल को हम लोग घर घर पहुँचा रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं जो विधवा, बूढ़ा, बूढ़ी, दिव्यांग जो पेंशन है 400 रुपया, उसको हम बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। उसको हम लोग घर घर पहुँचा रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि जो 1000 का सिलेंडर है हम 500 रुपया में देंगे, तो उसको हम घर घर पहुँचा रहे हैं। लोकसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर साहब के बारे पर, उस पर आपने क्या? देखिए, अमित शाह जी, यह देश का दुर्भाग्य है कि जो कभी ताड़ीपार थे उनको देश ने गृह मंत्री बनाया, गृह मंत्री के पद पर। ऐसे आदमी जो लगातार केवल बयान के विवादों में और केवल अपनी पार्टी की बात केवल करने में, पहले भी सत्ता थी और पहले भी लोग विपक्ष के नेता होते थे,
लेकिन जब से ये सरकार केंद्र में बैठी है, मोदी जी का और अमित शाह का जो जोड़ी, जो उन्होंने पूरी तरह राजनीति को और देश को चौपट करने में लगाया है। पूरे जो राजनीतिक जो संस्कार था वह समाप्त करने में लगा है कि केवल बैच ठोकर किसी को तंग तबाह करना। आपने जो इन लोगों का जो रवैया देख रहे हैं, सीबीआई ईडी जो देख रहे हैं, ये क्या है कि जो आपके तरफ जो लोग चले जा रहे हैं, कितना दर्जनों ऐसा मामला है। विषयांतर हो रहा है सर। वो उन्होंने जो बयान दिया अम्बेडकर साहब, वही हम बयान बयान उसी आ रहे हैं। वो गलत है कि सही है? नहीं, पूरी तरह गलत है। आप भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन्होंने देश को संविधान दिया, उन्होंने देश को संविधान दिया कि हमारा देश किस रास्ते पर चलेगा, देश में कैसे कौन नीति बनेगा, कौन नियम, उन्होंने देश को संविधान दिया। उसको आपने संविधान में आपने मजाक बनाया कि जितना आपने अम्बेडकर का नाम आप लोग ले रहे हैं, इतना आप अगर राम के नाम लेते, भगवान का नाम लेते, आप तर जाते। अरे भाई, जिन्होंने इतना बड़ा महापुरुष, जिनको आज सभी लोग मान रहे हैं, मेरा तो मानना है कि आज अम्बेडकर जैसा महापुरुष को जिन्होंने अपमान किया है, यह तो बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे आदमी को तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संज्ञान लेना चाहिए इस मुद्दे पर कि गृह मंत्री ऐसे बात नहीं बोल सकते। अब हम भाई दिनेश से पूछना चाहेंगे कि अम्बेडकर, गांधी और भगत सिंह, ये तीनों में से किसको पसंद करते हैं? तीनों का अलग अलग, तीनों महान पुरुष हैं। गांधी जी ने देश के आज़ादी के लिए जो उन्होंने एक लकीर खींचा, सत्याग्रह का उन्होंने नारा दिया, उन्होंने देश के अंदर ब्लिस्टर थे, उन्होंने कोट टाई उस जमाने में जो हटा करके, और उन्होंने देश को संदेश दिया एक केवल धोती पहन करके। उन्होंने संदेश दिया जब उन्होंने एक मीटिंग में देखा कि एक औरत, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने महसूस किया कि आज भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं, तो हमें ये टाई कोट पहनना मुनासिब नहीं है। इन तीनों महापुरुषों में आप भाई दिनेश से पूछा था तीनों महान, न तीनों महान पुरुष, तीनों हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह कौन व्यक्ति होता है कि इतने कम उम्र में देश की सेवा के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। अगर वो चाहते तो फांसी पर नहीं चढ़ते, बच जाते, लेकिन उन्होंने देश के लिए लड़ा, चाहा इसलिए कि देश के नौजवानों को जगाने के लिए। आप आस्तिक हैं या नास्तिक? ना, हम लोग आस्तिक नास्तिक, हम लोग मानव के पुजारी हैं, सच्चाई के राह पर चलने वाले लोग। आस्तिक नास्तिक का कोई मतलब नहीं है, हम लोग सभी को मानने वाले लोग। धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। दोस्तों, आपने भाई दिनेश जी का विचार सुने, आपको कैसा लगा? आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।